आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि आज आपके सामने हम जो कक्षा 6 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर के आए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाली जो रीट की पात्रता जो परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखना। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो एक एक टॉपिक को लेकर के एक एक अध्याय को लेकर के आए हैं क्वेश्चन। और प्रत्येक अध्याय से जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आपके लिए लेकर के आए और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि पिछली बार भी ऑडिट की पात्रता जो हुई थी उसमें दो अधिकांश जो क्वेश्चन देखने को मिले थे या दो अधिकांश जो क्वेश्चन आए थे वो ध्यान रखिएगा कहाँ से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। प्राचीनतम लोग कैसे थे? प्राचीनतम लोग कैसे थे? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कुशल व्यवसायी थे, कुशल संग्राहक थे, कुशल निर्माणकर्ता थे अथवा इनमें से कोई भी नहीं थे। तो ध्यान के जो प्राचीनतम जो लोग थे यहाँ पे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राह का मतलब होता है ध्यान रखिएगा वो वस्तुओं को, जो वस्तु होती है ध्यान रखिएगा उनको इकट्ठा करने में, जैसे फल फूल हो गया, कंदमूल हो गया, सभी चीज़ों का संग्रहण करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे प्राचीनतम लोग और वो उन्हीं के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। तो ध्यान रखिएगा वो बहुत ही कुशल संग्राहक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तो आता है, जो आता ही है, पाकिस्तान भी है और साथ ही इसके साथ में श्रीलंका भी है। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में? तो भारतीय उपमहाद्वीप में चीन को शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि भारतीय महाद्वीप एशिया के पड़ोसी देश शामिल हैं। जो भारतीय महाद्वीप है इसमें एशिया के कौन कौन से देश शामिल है। और ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखना, फिर बता दूं मैं, कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है और जो आपका सिलेबस दिया हुआ है कौन सा 2020 21 22, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसी से क्वेश्चन उठाए गए हैं सारे के सारे। तो ध्यान रखना इस तरह के। तो कौन भारतीय महाद्वीप में स्थित है जो एशिया के अंतर्गत आते हैं? अफगानिस्तान है, बिल्कुल है सब। अगर अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है, म्यांमार है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबके सभी सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी के सभी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ध्यान रखना यहाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये भारत है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछी गई है कि इसके भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो भारत के ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियाँ स्थित है, ये उत्तर पश्चिम में इधर जो ये पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन सी? सुलेमान। कौन सी? सुलेमान पहाड़ी। और इसी को बोला जाए खिंतर, खिंतर श्रेणी भी इसी को बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा सुलेमान और खिंतर श्रेणी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? खिंतर और सुलेमान श्रेणी। तो ध्यान रखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ें? सुलेमान और खिंतर श्रेणी। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है यहाँ पे? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिएगा। उत्तर पश्चिम की तरफ ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्तर पूर्व है यहाँ पे।
यहाँ पे पूर्व कर लेना। उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ पूछी गई है, और उत्तर पूर्व पहाड़ियों में भारत में कौन सी आती है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत है। ये तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है, और यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित पहाड़ियाँ, बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में मध्य में जो पहाड़ियाँ हैं, देखो पहाड़ियों की बात की जाए, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है? तो देखिए, जो सुलेमान श्रेणी है ये यहाँ पे उत्तर पश्चिम में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी यहाँ पे स्थित है इसके मध्य में, और ध्यान के गारो, काशी, जयंतिया इसके पूर्व में स्थित पहाड़ी है। तो यहाँ पे पूछी गई है, कौन सी पहाड़ी पूछी गई है? भारत के, ध्यान रखिएगा, मध्य में स्थित। तो भारत के मध्य में स्थित जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी आ रही है? ये विंध्याचल श्रेणी आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? विंध्याचल श्रेणी इसका राइट आंसर होगा। तो अगली जो आपके सामने जो पहाड़ी आ रही है उसको ध्यान से देखना। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बहुत ही प्यारा है, और आपको सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। और सुमेलित आपको पता है, सुलेमान जो श्रेणी है ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद में जो गारो पहाड़ी है ये उत्तर पूर्व में स्थित है, और विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे? मध्य भारत में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 है, उसके बाद में 2 है, और उसके बाद में 1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखिए, लगभग 800 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल का उपजाना प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखिएगा, 800 वर्ष पूर्व सबसे पहले इन्होंने जिस फसल को उपजाना प्रारंभ किया था उसके लिए पूछा गया है। तो क्या गेहूँ चना था, गेहूँ जौ था, चावल बाजरा था, अथवा चावल चना था? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले 800 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जिस फसल को उपजाना प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा ये प्राचीन काल की बात हो रही है, और उन्होंने सबसे पहले जो उपजाना प्रारंभ किया था वह था गेहूँ और जौ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गेहूँ और जौ। और अपने आंसर भी लिखिए, कितने राइट हो रहे हैं, कितने राइट नहीं हो रहे। आपके एग्ज़ाम वैसे भी नज़दीक हैं, तो अपना मूल्यांकन जरूर करें। वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया? ये सबसे पहले चावल के लिए पूछा गया है। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले चावल को उपजाया गया है? सुलेमान खिंतर दक्षिण में, गारो के पूर्व में, विंध्याचल के उत्तर में, अथवा उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है? सबसे पहले जो भारत में, ध्यान रखिएगा कौन सी श्रेणियों में? तो ध्यान रखिएगा ये विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले क्या चावल को उपजाया गया था। तो ये भारत का मैप है हमारा, ये भारत का मैप ध्यान रख देखिए। और ये उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात हो रही है ये। ठीक है, और सबसे पहले जो यहाँ पे हमें बात की जाए तो चावल को, ये यहाँ पे है, और इसके उत्तर में ही ध्यान रखिएगा ये नदियों वाला जो क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल को क्या किया गया था? उपजाया गया था। सबसे पहले चावल को उपजाया गया था विंध्याचल के उत्तर में। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में आरंभिक नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में जो प्रारंभिक नगर थे वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में स्थित है वह नर्मदा के, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे, कृष्णा एवं कावेरी नदी के किनारे। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात हो रही है, उसी काल की बात हो रही है। और जो नगर बसे थे वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे, इसलिए सिंधु के किनारे स्थित है।
सबसे पहले प्रारंभिक नगरों का आरंभ वहाँ से ही हुआ था भारत में। जहाँ पे अधिक जो सुविधा होगी और नदियों के किनारे लगभग सुविधा होती हैं, तो जिसके किनारे अधिकांश जो बसावट होता है वो कहाँ होता है, नदियों के किनारे ही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूरा हुआ था। तो यहाँ पे नगरों के लिए पूछा गया है कि लगभग जो इसकी जो गंगा और सहायक नदियाँ हैं उसके किनारे जो समुद्री तटीय इलाके हैं वहाँ पे नगरों का विकास कब होना प्रारंभ हुआ था। तो 4700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व और 2200 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 2500 लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है और यही सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग काल भी माना जाता है यहाँ से ही। तो इस काल में ही ध्यान रखिएगा नगरों का बसना प्रारंभ हुआ था। गंगा के दक्षिण में आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत ही शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो प्राचीन काल में जो गंगा के दक्षिण में का जो आसपास का जो प्राचीन काल का क्षेत्र था तो वहाँ बहुत ही शक्तिशाली था। और शक्तिशाली होने का क्या कारण था ये भी आगे बताऊंगा मैं। तो सबसे जो शक्तिशाली वहाँ का जो राज्य था वो कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था कौन, मगध। कौन सा था, मगध था सबसे शक्तिशाली राज्य। आपको कथनों पर विचार करना है और बताना है। यहाँ पे देखो कथन दिए हुए हैं और कथनों के आपके लिए ये क्वेश्चन है जो बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनका आप जरूर भी फायदा उठाएं। यहाँ पे सत्य कथन बचाना है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या सही है क्या ये। अगला कथन है आपके सामने। लगभग 30 वर्ष पूर्व, लगभग 30 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे इसको काट देना आप, ठीक है। और लगभग यहाँ से बोला यहाँ पे है 2500 वर्ष पूर्व। कितना, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंदोस सिंधु को हिंदोस अथवा हिंदोस का, ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। ये इधर से आने वाले जो ईरानी थे, यूनानी थे, उन्होंने लगभग, ध्यान रखेगा, सिंधु नदी है उसको हिंदोस अथवा हिंदोस कहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रह जाएगा। एक कथन और भी है, इसको भी देख लेते हैं। और कथन कह रहा है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तो वो यही दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इस जगह पे 30 की जगह यहाँ 30 नहीं है, यहाँ पे आपको करना है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला देखिए, और आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हस्तलिखित किताबों को कहा जाता था, जो हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं, तो हस्तलिखित किताबों को क्या कहा जाता था। हस्तलिखित किताबों को क्या कहा जाता था। तो हस्तलिखित किताबों को अभिलेख, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताम्रभोज, क्या कहा जाता था। आपको बताना है इसको, और वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इसका आंसर सोचिए क्या कहा जाता था। पांडुलिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता है उसे, पांडुलिपि। अभिलेख तो जो किसी पत्थर पे लिखे हुए थे उन्हें शिलालेख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द, मेन्यू जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। क्या निकलता है, जिसका अर्थ कहाँ से निकलता है, हाथ से निकलता है। कौन सी भाषा का शब्द है ये बताना है आपको। फ्रेंच का है, जर्मनी का है, लैटिन का है अथवा उपयुक्त सभी का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ताड़पत्रों को हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन से वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किए जाते थे। जो ताम्रपत्र है, ठीक है ना,
ताड़पत्रों को, जो ताड़पत्रों को, ये ताड़पत्र होते हैं, ठीक है, जिसे भोजपत्र तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमालय की एक विशेष प्रकार की जो छाल होती है उसे कहा जाता है। तो कौन सा वृक्ष है वह? तो चीड़ वृक्ष की छाल से, स्प्रून, भुर्ज अथवा देवदार। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है इसका बुर्ज। तो ध्यान रखिएगा, बुर्ज नामक जो वृक्ष की जो छाल होती है उसे ताड़पत्रों को, ठीक है ना, उसके द्वारा जो हिमालय में जो ताड़पत्र होते हैं उसी से भोजपत्र तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ लिखे गए महाकाव्य और नाटक मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ है मिलता है? हमारे यहाँ पे जो भी नाटक अथवा महाकाव्य जो भी लिखे गए हैं, नाटक हो गया, महाकाव्य हो गया, कविता होगी, तो इनमें जो भी भाषा का प्रयोग हुआ है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत में है, तमिल में है, प्राकृतक में, या उपयुक्त सभी में? तो आप 2 मिनट अपना आंसर सोचें और इसका आंसर मुझे दीजिए, कौन सी भाषा मिलती है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाषा मिलती है इन सभी में, महाकाव्यों, कविता, नाटक, इन सभी में जो भाषा मिलती है वह तीनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। संस्कृत है, तमिल है और प्राकृतक है। अगला है आपके सामने, और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करना। पुरातात्वविद अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं वह? पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों का, इमारतों के चित्रों का, पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों के मूर्तियों का, पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों का। तो यहाँ पे किसका अध्ययन करते हैं? जो पुरातात्वविद होते हैं किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे सुनेगा माय डियर, यहाँ पे जो अध्ययन करते हैं वो इन सभी का अध्ययन करते हैं। जो पुरातात्वविद होते हैं वह इन सभी का क्या करते हैं? यहाँ पे अध्ययन करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन, और हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन वो है, वर्तमान में अफगानिस्तान के खानदार, खानदार बात की जा रही है, वर्तमान में अफगानिस्तान का जो खानदार से प्राप्त अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, 2 अभिलेख मिले हैं यहाँ पे, 2 यहाँ इसके जो अभिलेख मिले हैं, और उनकी लिपि और भाषा के बारे में पूछा गया है कि उनकी लिपि और भाषा में कौन किसका प्रयोग हुआ है, कौन सी का प्रयोग हुआ है? यूनानी का हुआ है, अरायमिक, अरायमिक, ब्राह्मी अथवा ए बी व दोनों? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो कांधार से जो शिला अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनमें ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ए व बी इसका राइट आंसर है। तो दोनों भाषाओं का यहाँ पे इसमें प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिस्र के कस्बे में ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही अभिलेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फायुम, रिशोटा, बेहटा, इजिप्ट। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रोशेटा। क्या कहा जाता है? रोशेटा कहा जाता है उसे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन है, मिस्र में राजा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए जाते थे। किस में दिखाए जाते थे? छोटे फ्रेम में दिखाए जाते थे, और उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो ध्यान रखिए, फाइव में रिशोटा है, कारतूस है, इजिप्ट है। तो जो राजा रानियों के नाम होते थे मिस्र में, राजा रानियों के नाम होते थे, तो ध्यान रखिएगा उन्हें क्या कहा जाए? कारतूस। तो ध्यान रखिएगा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 6 के क्वेश्चन आंसर हैं। आपको देख करके ऐसा लगेगा कि क्या आंसर हो सकता है, तो जो छोटा एक फ्रेम होता है उसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस। तो इस प्रकार के आपको आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चनों को यदि आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों का मज़ा लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देने के इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। इस तरह के आगे प्रत्येक अध्याय के एक एक अध्याय को लेकर के हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।